हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस का एक बहुत ही शानदार सा सेशन, बहुत ही बढ़िया सा और मिक्स सा सेशन, जिसमें आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। सुपर 30 का जो टाइमिंग रात को 9 बजे था, हमने उसके टाइमिंग को रात को 8 से 9 बजे कर दिया है। इस बात के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, और ये सेशन मैंने आज स्पेशली रखा भी इसलिए ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उनको ये पता चल जाए कि सुपर 30 के सेशन के टाइमिंग की हमने थोड़ा बदलाव किया है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक बात को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे से सीखना। जैसा कि आप जानते हैं, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं एसएससी एमटीएस और उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में आए हुए सवालों को, और हम इसमें बहुत आराम से इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बढ़िया से। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बढ़िया से आप इस सेशन की शुरुआत करेंगे और बढ़िया से आप इस सेशन का आंसर करेंगे। पी और क्यू का आपको रेशो दे रखा है, पी और आर का आपको रेशो दे रखा है, और आपसे यहां पर 3p रेशो 4q रेशो 5r पूछा है। आपसे यहां पर इसका रेशो पूछा है, जल्दी से आप बताएंगे। पी और क्यू का रेशो आपको दे रखा है, पी और आर का रेशो आपको दे रखा है, और इसी के साथ इसका रेशो आपसे पूछा है। जल्दी से आप इसका रेशो हमें यहां पर बताएंगे कि इसका रेशो यहां पर क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे, बढ़िया से। हाँ जी, कह रहा सर 16 जनवरी को मेरा एसएससी एमटीएस का पेपर है। वाह भाई वाह। देखिए, आपको यहां पर दे रखा है कि पी और क्यू का रेशो 4:5 है, पी और आर का रेशो 2:3 है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाली टर्म जिस पर खत्म होगी नीचे वाली उसी से शुरू होनी चाहिए। जैसे यहां पर इसने पी और क्यू का रेशो दे रखा है और यहां पर पी और आर के रेशो से शुरू किया है, तो ये गड़बड़ है। इसमें आपको यहां पर क्यू और पी का रेशो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये पी से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्योंकि आपने आगे क्यू को लिखा तो क्यू की वैल्यू क्या है 5, तो आप वैल्यू यहां पर भी 5 लिखोगे, और आपने पी को पीछे लिखा, पी की वैल्यू क्या है 4, तो आप 4 को पीछे लिखोगे। इस तरह से आपको इसमें करना रहता है। तो यहां पर आपके पास क्यू पी आर क्या होगा, क्यू पी आर का रेशो क्या होगा, ध्यान से देखना। इसमें आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इसमें हम इसका रेशो ऐसे निकालते हैं, 5 और 2 को गुना किया 10, 4 और 2 को गुना किया 8, 4 और 3 को गुना किया 12। ठीक है, आंखों ही आंखों में इसको 2 पर काटेंगे, 2 पर कट रहा है तो 5, 4 और 6। अब वैल्यू यहां पुट करो। P का मान क्या है 4, तो 4 रखो। Q का मान क्या है 5, तो 5 रखो। R का मान क्या है 6, तो 6 रखो, और 2 से काटो। ये भी 2 से गया, ये भी 2 गया, और ये भी 2 से गया। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15, 6 10 15। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को भी। ठीक है, आपको कभी भी रेशो निकालना हो, ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना कि जिस पर ऊपर वाला रेशो खत्म हो
उसी से नीचे वाला रेशो शुरू हो। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, तभी हम रेशो को निकाल पाएंगे। ठीक है, आंखों ही आंखों में। चलिए इस पर आते हैं, ये क्या कह रहा है। इसने कहा के स्क्वायर रेशो m, बीच में ये 4 बिंदु और आगे क्या है m रेशो 16। हमें यहां पर ये समझ नहीं आ रहा कि ये 4 बिंदु किसको इंडिकेट करता है। ये 4 बिंदु इंडिकेट करता है समान अनुपात को। किसको दर्शाता है? समान अनुपात को दर्शाता है। इसको आप यहां पर ध्यान से समझना, के स्क्वायर अपॉन m बराबर m/16। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर होता है। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, ये दोनों रेशो क्या है? बराबर है। इसको देखना, इसमें आप कैसे करेंगे। इसमें आप m को नीचे लेकर आएंगे तो ये m स्क्वायर होगा और बराबर 1/16 होगा। ठीक है भाई, बताओ सबको ये बात क्लियर है। हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हम m को नीचे लेकर आए तो m नीचे कैसे आ गया? ये क्या बन गया? के स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बन गया, बराबर क्या आ गया? 1/16 आ गया। क्या मुझे k और m की वैल्यू निकालनी चाहिए? बताइए। हाँ जी, क्या हमें k और m की वैल्यू को निकालना चाहिए? नहीं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। क्या आपने k और m की वैल्यू को निकाला है? निकालेंगे नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं निकालेंगे? इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें यहां पर के स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, यहां पर m स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना, हमें के स्क्वायर और m स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है बस। तो हम सीधा सीधा पुट कर देंगे। के स्क्वायर का मान क्या है? 1 और m स्क्वायर का मान क्या है? 16। के स्क्वायर का मान क्या है? 1 और m स्क्वायर का मान क्या है? 16। 16 दूनी 32 और 1 33, 16 और 1 17, तो 33 और 17 आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। बताओ सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? बताइए। हाँ जी, सबको ये बात क्लियर है? बताओ। कह रहे सर अब सुपर 30 वाला क्लास नहीं होगा क्या? सुपर 30 तो है ये। ठीक है, ये सुपर 30 तो है, इसके टाइमिंग को चेंज कर दिया है बस। ये सुपर 30 ही है, इसके टाइमिंग को चेंज कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। इसमें देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। रोहित ने कुल 480 रुपए में 12 किलोग्राम संतरे और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। ठीक है, रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है? आपको प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बताना है। जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप इसको बताएंगे ध्यान से। कह रहे गुरुजी एसएससी एमटीएस की क्लास का टाइम टेबल बता दीजिए। ठीक है, अभी बता दूंगा आपको। एसएससी एमटीएस की क्लासेस का टाइम टेबल आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। एप्लीकेशन पर क्या टाइम टेबल होगा अभी बता दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये सेशन कर लो अच्छे से। इसने कहा कि 480 रुपए वाले 12 किलोग्राम और 30 रुपए वाले, ठीक है, आपको रोहित ने कुल 480 रुपए में, ठीक है, 12 किलोग्राम संतरे 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। रोहित द्वारा खरीदे गए प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा गया। हाँ, इसको देखना। देखो रोहित ने कुल कितने रुपए खर्च किए? 480 रुपए तो एक खर्च कर दिए, किसके ऊपर? 12 किलोग्राम संतरे के ऊपर। और उसी के साथ अमरूद क्या रेट लिए उसने? 18 केजी लिए और 30 रुपए पर किलोग्राम लिए। ठीक है, 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, हाँ, कि आपने यहां पर क्या किया, ठीक है, 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से 18 किलोग्राम इसने क्या किया, बोलिए। 18 तिया 54, 540, तो भाग किससे होगा? इनके जोड़ से भाग होगा। 12 किलोग्राम ये और 18 किलोग्राम ये, तो नीचे क्या आएगा? 30 आएगा। यहां रखेंगे आप, आपने यहां रखा और 30 से भाग कर दिया। 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 34 रुपए पर किलोग्राम आ गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। हाँ जी, कह रहा सर क्या एसएससी सीजीएल एसएससी फेज 11 के लिए
एसएससी सीजीएल की क्लासेस सही रहेंगी? हाँ जी सही रहेंगी, बिल्कुल सही रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, आपको यह समझ आया? इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, शांत जल में, हाँ जी इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसमें इसने कहा शांत जल में एक नाव की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के लिए गए समय से 25% अधिक समय लेती है। तो धारा की गति क्या है? तो धारा की गति आपको बतानी है, जल्दी से बताओ, धारा की गति क्या है? धारा की गति आपको बतानी है, जल्दी से आप बताओगे। देखिए एक बात ध्यान रखना कि जो टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है ना, वो उल्टा होता है। स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, आपने यहां पर देखा कि इसने क्या कहा कि धारा में लिए गए समय से 25% अधिक समय लेती है। एक नाव शांत जल में उस निश्चित दूरी को तय करने में, ठीक है, धारा से लिए गए समय से, है ना, एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा में लिए गए समय से 25% अधिक समय लेती है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि एक नाव शांत जल में, और उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने कहा कि अगर वो धारा के साथ चलती है, देखो पहले ध्यान से समझो, ठीक है, अगर एक नाव शांत जल में चलेगी तो वो ज्यादा समय लेगी, अगर वो धारा के साथ चलेगी तो वो कम समय लेगी, है के बात? अगर आप पानी के साथ बहेंगे तो आपको समय कम लगेगा, अगर आप पानी के बिना बहेंगे मतलब अपनी नॉर्मल चाल से चलेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, है ना। जिस दिशा में पानी जा रहा है आप उसी दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, समय कम लगेगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा, नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा में लिए गए समय से 25% अधिक समय लेती है। इसका मतलब इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या हुआ इसका, कि जैसे जो अगर एक नाव है वो अगर एक धारा के साथ चलेगी तो उसमें क्या होगा, तो वो कम समय लेगी और बिना उसके अधिक समय लेगी, 25% अधिक समय ले लेगी। आप इसको काटेंगे 25 चौके 100, 25 पांजे 125, और रेशो क्या होगा, 4:5 होगा। ठीक है भाई, स्पीड का अनुपात क्या है, 4 और 5 है। आपको नाव की स्पीड दे रखी है, कितनी है, 50 है, तो 5 का मान क्या होगा, 50/4 गुना में 5, 5 25, 25/4, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20। इसमें से आप 50 माइनस कर दोगे तो ये 12.5 आ जाएगा। 12.5 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात समझ आई? फिर से समझोगे, फिर से आपको समझा रहा हूं। इसने कहा एक जो नाव है वो धारा के साथ चलते हुए कम समय लेगी और इसमें ज्यादा समय लेगी। अगर यहां पर 100 यूनिट का समय लेती है तो यहां पर 125 यूनिट का समय लेगी। तो रेशो क्या है, 5 और 4। स्पीड का रेशो क्या है, 4 और 5। 4 किसकी स्पीड है, नाव की स्पीड है। तो नाव और धारा की मिलकर स्पीड कितनी है, 62.5 है। तो भाई वैसे स्पीड क्या है, 50 है, तो धारा की स्पीड क्या आ गई, 12.5 आ गई। 12.5 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा सर माइनस क्यों कर रहे हैं, फिर से समझो। मुझे एक बात बताओ, नाव की स्पीड क्या है, यहां पर 4 है, हमारे पास भी 4 है। एक काम और करते हैं, नाव और धारा की स्पीड क्या है, 5 है। नाव की स्पीड क्या है, 4 है, तो धारा की स्पीड क्या है, 1 है। ऐसे कर लो, ठीक है। आप यहां पर देखोगे 4 किसके बराबर है, 50 के, तो 1 किसके बराबर है, 50/4, यानी कि 12.5 किलोमीटर पर आवर। 12.5 किलोमीटर पर आवर के, ऐसे कर लो फिर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई, बताओ सबको ये बात हुई क्लियर, है ना। इसको देखो 4 किसके बराबर है, 50 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 50/4, 12.5 किलोमीटर। 12.5 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आए, इस सवाल को देखेंगे। कह रहे सर 3 नंबर सवाल को एलिगेशन से कर सकते हैं।
अगर कोई सवाल सिंपल तरीके से हो रहा है तो एलिगेशन क्यों लगाओगे आप? ठीक है, इसमें इसने कहा कि 480 रुपए के 12 किलोग्राम संतरे। ठीक है, हमने लिख दिया 480 रुपए के 12 किलोग्राम संतरे और 30 रुपए के हिसाब से 18 किलोग्राम संतरे। तो हमने यहां लिख दिया कि टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 480 ये और 540 ये, और टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 18 प्लस में 12, इतनी क्वांटिटी आ गई, मतलब 30 किलोग्राम की क्वांटिटी आ गई। तो हमें पता है कि एवरेज क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? बताओ, सबको ये बात समझ आई? फिर से समझ लो, 480 रुपए के 12 किलोग्राम संतरे लिए और 30 किलोग्राम संतरे, सॉरी 18 किलोग्राम संतरे 30 रुपए पर केजी के हिसाब से लिए। तो आप मुझे बताओ कुल कितने रुपए खर्च हुए, 480 ये और 540 ये, और कितना सामान आ गया, 30 किलोग्राम सामान आ गया। तो हमने यहां पर देखा रेट क्या हो गया, 34 रुपीस पर केजी हो गया, 34 रुपीस पर केजी हो गया। इस सवाल पर आओ। हां जी, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, बी ए से 10% अधिक कुशल है। ठीक है ना, सी ए से 20% कम है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको आप बहुत आराम से सोल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं, मैथमेटिक्स एक रियल लाइफ है और रियल लाइफ एक मैथमेटिक्स है। अगर आप पूरी ध्यान से देखते हो, ठीक है, हाँ, अगर आप पूरे ध्यान से देखते हो मैथमेटिक्स को, तो मैथमेटिक्स को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, पता है क्या है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, उतना ज्यादा आपको बढ़िया से समझ आएगा। जितना ज्यादा आप चुप रहोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे, उतना ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखना, हाँ जी, हाँ जी, ये सुपर 30 ही है। जो हमारी जो सुपर 30 सुबह 8 बजे चलती थी, अब उसके टाइमिंग को हमने रात को 8 बजे कर दिया है, रात को 8 बजे कर दिया अब इसके टाइमिंग को। देखिए, एबीसी हमारे पास है, एबीसी, बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है। हम यहां पर किसको मानेंगे, आप क्या सोचते हो, आप बताओ, आपको क्या लगता है हम किसको माने? यहां पर हम यहां पर मान लेते हैं 100 ए को। एक विद्यार्थी का पेपर 15 जून को है, हमारी पूरी दुआएं आशीर्वाद आपके साथ है, आपका पेपर अच्छा होगा, बढ़िया से आप इधर आइए। देखो, हम ए को 100 मानते हैं, क्यों? क्योंकि बी ए से 10% अधिक है, बी अधिक है ए से, तो ए बी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सी ए से 20% कम है, सी अगर ए से 20% कम है तो सी 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ? बहुत ही ध्यान से आप देखना, हम ये 100 किसको मानते हैं यहां पर, हम 100 हमेशा उसको मानेंगे जिससे कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे बी का कंपैरिजन ए से हुआ, सी का कंपैरिजन ए से हुआ, तो हमने ए को 100 मान लिया। ठीक है जी, ए 100 हो गया। बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितना अधिक है, 30 अधिक। कंपैरिजन किससे है, सी से है। हमेशा ध्यान रखना, जिससे भी कंपैरिजन करेगा उसी से भाग करते हैं। सी से कंपैरिजन किया है तो सी से भाग करना, बहुत आराम से, है ना। इसको देखना, 0 से 0 गया, 4 पर काटेंगे, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 दिया 75, 75/2%, 75/2% मतलब 37.5%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात क्लियर हो गई, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में 100 किसको मानेंगे, ऐसे प्रश्नों में 100 उसको मानेंगे, ठीक है, जिसके पास, हमारे पास, जिससे कंपैरिजन किया होगा। हमने ए बी को कंपैरिजन किया ए से, सी को कंपैरिजन किया ए से, तो हमने ए को ही 100 मान लिया। ठीक है भाई, इस पर आएंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, बताइए, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको आज समझा रहा हूं, ठीक है, जीवन में आपको
यूट्यूबर अब बहुत ज्यादा हो गए, अब यूट्यूबर, ठीक है, एजुकेशन के मामले में भी यूट्यूबर सब बहुत ज्यादा हो गए हैं, और उसमें अब एक्टर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक्टर, लोगों के पास जब कुछ नहीं रहता तो लोग एक्टिंग पर उतर आते हैं भाई, ठीक है। मैं तो एक चीज कह रहा हूं, अगर कोई भी बंदा हमारे यहां से आपको कहता है कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे चलेंगी सिस्टमेटिक वे से, हम इसी से हिसाब से आपको कोर्स पूरा करवाएंगे, तो हमारा फर्ज तो यही है ना कि हम अपना कोर्स समय पर पूरा करवाएं, ना कि ये हो कि हम आकर आपके सामने खड़े हो जाएं, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, मैं कैसे करूं, ये सब फालतू की बातें हैं भाई, ठीक है। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। मैंने अगर अपने किसी पुराने इंस्टीट्यूट को छोड़ा, मैंने यहां पर ज्वाइन किया, उन बच्चों को भी कोर्स वहां वाले भी दिए, जो कोर्स वहां से मेरे को पूरे करवाने थे वो यहां पर आकर फ्री में भी पूरे करवाए, ठीक है, अपने दम पर पूरे करवाए कि हाँ भाई हम इसको पूरा करवाएंगे, ठीक है। मतलब ये जिंदगी, ये आपको, जो हम अपने वर्ड्स पर रहने वाले हैं, ठीक है, जो हम अपनी बात पर रहने वाले हैं, तो आपको उसमें सिलेक्शन करना है कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल, ये सब गेम पूरा चलता रहता है, ठीक है। जो बंदा समय रहते आपको कोर्स पूरा करवाए, आपके साथ हमेशा खड़ा हो, परीक्षा के टाइम पर भी खड़ा हो, ऐसे नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आ गया तब तो आपके सामने आ गए फिर भाग गए कोर्स लॉन्च करके, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप अगर अड्डा पर कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसमें प्रॉपर एक टाइम टेबल आपको मिलता है, टाइम शेड्यूल मिलता है, उसी हिसाब से आपका कोर्स पूरा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आपका पेपर आ रहा है और आपके कोर्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई, ठीक है। और मैं यही कह रहा हूं कि आपको वहीं से चूज करना चाहिए। रणवीर ने कार के क्रय मूल्य पर 50% की छूट में एक कार खरीदी, यदि छूट 60% होती तो उसे 1 लाख कम का भुगतान करना पड़ता। कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि कार का क्रय मूल्य क्या है, इसको ध्यान से देखना। देखिए एक बात यहां पर ध्यान से देखिए, अगर वो 50% छूट देता, ठीक है, और तो अगर वो 50% की छूट पर खरीदता तो उसको 50% का लाभ मिलता, पर अगर वो 60% की छूट पर खरीदेगा तो उसका डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। इससे हमें यह बात समझ आ गई कि अगर वो 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा लेता है तो उसको बेनिफिट भी 1 लाख रुपए का होता है कि नहीं। तो ये 10% किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर है। अगर 10% 1 लाख के बराबर है तो इसने हमसे क्या पूछा है, कार का क्रय मूल्य पूछा है। कार के क्रय मूल्य पर ही तो छूट है, तो 100% किसके बराबर है, 100% 10 लाख के बराबर है कि नहीं। 100% 10 लाख के बराबर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात क्लियर। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर है आसान सा ही सवाल, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं, ध्यान से देखना। देखो जब कभी भी आपको कोई बहुत कठिन सवाल लगे, आप उसमें से एक बात करो कि इंपॉर्टेंट क्या है, पिक कर लो उसको, ठीक है, पकड़ लो उसको कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जैसे इसने कहा कि S1 किसी काम को 9 दिन में, S2 उसी काम को 18 दिन में और S3 उसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर इसने कहा कि इसके पैसे के लिए इन्हें कुल 726 रुपए मिलते हैं, ठीक है। उपरोक्त राशि में S2 S3 का एक साथ लिया गया संयुक्त हिस्सा कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए एक बात यहां पर ध्यान से समझो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाटा को फेच करो। इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, इंपॉर्टेंट डाटा है दिनों की संख्या। S1 S2 S3 के दिनों की संख्या है, ठीक है। S1 के दिन क्या है 9, S2 के दिन क्या है 18 और S3 के दिन क्या है 27। अब इसको देखो कि इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, ठीक है। क्या हमें अप्रोच पता है क्वेश्चन को करने की, बिल्कुल पता है। हमें यह पता है कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इस सवाल में। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। अब हमें पता है इसका एलसीएम देखो क्या होगा, इसका अगर हम यहां पर एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा 54 होगा, है ना। 9 तिया 27 और 9 छीके 54 और इसी के साथ 18 दूनी 36, 18 तिया 54
और इसी के साथ 27 दूनी 54। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी पैसा बटेगा वो इस रेशो में बटेगा, 6, 4 और 3 में। अगर मैं S2 और S3 के साथ देखूं कि इनको कितना पैसा मिलेगा, अगर मैं देखूं S2 और S3 को कितना पैसा मिलेगा, तो आप मुझे बताना कि आपने कैसे किया। क्या आपने ऐसे किया है कि यहां पर हम देखेंगे, हाँ है ना। अगर मैं देखूं कि S2 और S3 को, ठीक है, यहां पर 6, 3, 2 होना था, सॉरी 6, 3, 2, 6, 3, 2, यही तो आएगा, 6, 3, 2। टोटल कितना पैसा है, 726। इतने रेशो में क्या है इतना, तो आप देखेंगे इन दोनों का जोड़ 5 भाग होगा 11 से, 66 पर कटेगा तो 330 आ जाएगा। 330 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है कि नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब कभी भी आप कैसा भी सवाल देखें उसमें से इंपॉर्टेंट डाटा को फेच करो कि इसमें से इंपॉर्टेंट डाटा क्या है। इसमें यही था कि S1 9 दिन, S2 18 दिन, S3 27 दिन, टोटल एलसीएम 54। 54 को 9 से भाग किया 6, 54 को 18 से भाग किया 3, 54 को 27 से भाग किया 2। यही क्या है, एफिशिएंसी है, यही क्या है, क्षमता है। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो जो भी क्षमता होगी उसी में पैसे को बांटेंगे। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, जो भी क्षमता होगी उसी में तीनों मिलकर पैसे को बांटेंगे। ठीक है भाई, बताइए इस सवाल पर आ जाइए, आए। देखिए हम लोग मिलकर इसमें करने वाले हैं सवालों को, दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस इनके क्वेश्चंस को मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, मिक्स सेशन रहेगा, आराम से देखना। चलिए, हाँ, इसने कहा 48 व्यक्ति एक किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि यहां एमडीएच मसाले लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, एमडीएच मसाले लगेगा। 48 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। डी का मान आपको बताना है कि डी का मान क्या होगा। 5 पर गया, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 8 6 48, तो डी का मान क्या होगा, 64 होगा। 64 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 64 क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात क्लियर हुई, बताइए 64 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 64 क्या है, परम सत्य है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो इस पर आएंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उसे 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर उसे 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछा कि एबीसी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, एबीसी का हमसे पूछा गया। ठीक है, ए और बी का हमें दे रखा है कि ए और बी को 18 दिन लगेंगे, हम लिखेंगे ए और बी को 18 दिन लगेंगे, बी और सी को 24 दिन लगेंगे, ए और सी को आप देखना 36 दिन लगेंगे, 36 डेज लगेंगे। अब आप बताओ एलसीएम या मल्टीपल क्या होगा, जल्दी से आप बताओ। हाँ, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ जी, कह रहे सर क्या दिल्ली पुलिस में, है ना, जो एग्जाम देते हैं, क्या पूछ रहे हो, कह रहा सर पीडीएफ भी दिया करो। हाँ जी, देते हैं पीडीएफ आपको। बताइए, हाँ इस पर आते हैं। देखो पीडीएफ कहां पर मिलेंगी ये भी आपको बताऊंगा। ये क्या हुआ, 72 हो गया, है ना, एलसीएम ना मल्टीपल, 18 चौके 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72,
ये हो गया आपके पास 18 दूनी 72, ठीक है, और 18 चौके 72, 24 तिया 72, 26 दूनी 72। तो A प्लस में B प्लस में C क्या होगा, देखना यहां पर ये क्या होगा, 4 2 6 और 3 9। यहां पर देखना A कितनी बार आ रहा है, 2 बार, B कितनी बार आ रहा है, 2 बार, C कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और इसको 2 से भाग। हमने यही तो सीखा था, हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा है। क्या आपने इसको पढ़ा है या पहली बार देख रहे हो, कोई बात नहीं, देखो आराम से। देखो A और B मिलकर काम करेंगे, B और C मिलकर करेंगे, C और A मिलकर करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, 4 3 2 2, टोटल कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। A कितनी बार आ रहा है, 2 बार, B कितनी बार, 2 बार, C कितनी बार, 2 बार, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा। तो A प्लस में B प्लस में C 9/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, A प्लस में B प्लस में C, है ना, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपके पास A प्लस में B प्लस में C, इन तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ बटे 2 होगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है भाई। जिनका भी 16 आ रहा है बहुत बढ़िया। टोटल काम कितना था, 72, और एक दिन में कितना करते हैं, 9/2, तो 9 नीचे 2 ऊपर, 8 9 72, 8 दूनी 16 आ गया। 16 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है, परम सत्य है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात क्लियर हुई, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। एक साथी कह रहे हैं कि सर मुझे एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत होती है। आज आपको रात को 9 बजे 3 सरप्राइज देने जा रहा हूं, 3 आपको गिफ्ट देने जा रहा हूं, ठीक है। आज रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे 3 गिफ्ट आपको देने जा रहा हूं। इन तीनों गिफ्ट के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। आज रात को 9 बजे आपके लिए 3 गिफ्ट लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया से ये तीनों गिफ्ट आपके पास आने वाले हैं। रात को 9 बजे हम सभी आज मिलने वाले हैं। हाँ जी, आज मैं आपको कुछ गिफ्ट में दूंगा। एचसीएफ और एलसीएम की आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की एक कोशिश करूंगा। एचसीएफ और एलसीएम की आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करने की कोशिश पूरी तरह से होगी मेरी। आज बढ़िया से गिफ्ट दूंगा आज आपको, शानदार सा। बताइए, चलिए इसको देखेंगे इसमें क्या है। रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा और इसे अपने पड़ोसी को अपने क्रय मूल्य से 40% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करें कि रणवीर ने कितने प्रतिशत प्रॉफिट गेन किया। ध्यान से समझना, देखिए बहुत ध्यान से देखना। रणवीर ने सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि मूल्य लिखा था 100, रणवीर ने 25% कम 75 पर खरीदा, ठीक है, और इससे अपने पड़ोसी को अपने क्रय मूल्य के 40% के लाभ पर बेच दिया। अगर इसने 75 पर खरीदा तो इसने इसको 40% के लाभ पर बेच दिया। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 पाने 20, 5 तिया 15, 1 कैरी, 3 तिया 9 और 1 10, 105 आ गया। बताओ, तो इसने क्या किया, कंप्यूटर के सूची मूल्य पर, कि कंप्यूटर पर जो मूल्य लिखा हुआ था, कंप्यूटर पर तो 100 रुपए मूल्य लिखा हुआ था, इसने बेच दिया 105 में, तो इसने 5% का बेनिफिट कमा लिया। 5% का बेनिफिट मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मैं तो एक चीज कहता हूं कि आपको सवाल देखने में लग सकते हैं कि ये क्या है, पर अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, है कि नहीं। इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखना। कह रहे सर आज 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी क्या? आपको मैं बता रहा हूं डेली आपकी क्लास का टाइमिंग
रात को 8 से 9 बजे हो गया है, रात को 8 से 9 बजे हो गया है, यानी कि सुपर 30 का जो टाइमिंग है वो 8 to 9 हो गया है डेली। ठीक है, और आज हमने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है बढ़िया सा, रात को 9 बजे, तो आप उसमें भी आइएगा। ठीक है, आज आपके लिए एक सरप्राइज रखा है 9 बजे, आप उसमें भी आइएगा। एक व्यापारी एक्स वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ कमाता है और वाई वस्तुओं को बेचकर 16% की हानि। ठीक है, एक्स और वाई का लागत मूल्य क्या है? एक्स और वाई का लागत मूल्य है 3 और 5। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, ये क्या है 300 और ये क्या है 500। ठीक है, इसने क्या कहा कि एक्स वस्तुओं को बेचकर, ठीक है, इस पर ये 20% का लाभ कमाता है तो ये 60 रुपए कमा रहा है, और इस पर 16% की हानि कमा रहा है, मतलब 80 रुपए खो रहा है। सिंपल सी बात है। आपने इसको यहां पर ध्यान से देखा, 20% का लाभ तो 60 रुपए कमा रहा है, 16% की हानि तो 80 रुपए खो रहा है, तो इसको यहां पर ओवरऑल 20 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये नुकसान कितने पर हो रहा है? 800 पर हो रहा है। ये नुकसान कितने पर हो रहा है? 800 रुपए पर हो रहा है। तो इसको 5/2% का नुकसान हो रहा है। 5/2% का नुकसान मतलब 2.5%। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य है। सबको ये बात क्लियर हुई? बताओ, सबको ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य है। सबको ये बात क्लियर हुई? चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। बहुत आराम से आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। चलिए सेशन को शेयर करते हुए आज 800 पार लेकर चलेंगे। आराम से सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे बढ़िया से और आराम से सेशन को समझेंगे। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है? आपको ये बताना है, जल्दी से आप बताना। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। मान लो वस्तु 100 रुपए की है तो 40% की हानि पर यानी कि 60 रुपए में बेचा जाता है ना। एक वस्तु को 40% की हानि पर यानी कि 60 रुपए में बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य की लगभग कितने प्रतिशत है? हानि की राशि क्या है? 40 रुपए है और विक्रय मूल्य क्या है? 60 है। उससे हमने इसका परसेंटेज बताना था, तो 200/3 हो गया। 6×18 66.67%। ऑप्शन सी, जिनका भी बी आ रहा है ना मानेगा है, निकालो डंडा। जिनका भी बी आ रहा है नहीं मानेगा। 66.67%। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखना, इसका उत्तर आप करेंगे, इसका आंसर आप करेंगे। आपका टाइमिंग शुरू होता है अब। ठीक है, 30 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं। इसका उत्तर आप करेंगे जल्दी से, बताइए। इसको देखेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है 5 और 120। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तो इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग किसके बराबर है? आपको यहां पर यह बताना है। जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप इस सवाल का उत्तर करेंगे। बताएंगे? बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं बी, कोई कर रहा है सी, कोई कर रहा है डी। भाई इतनी वेरिएशन, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है और इनका योग भी आपको दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग किसके बराबर है? इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में देखते हैं, रेसिप्रोकल।
then the sum of the reciprocals of these two numbers, then the sum of the reciprocal मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो संख्याएं थी a और b, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a प्लस में 1/b। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा a प्लस में b। और यहां पर देखना a प्लस में b क्या दे रखा है, 55 दे रखा है। a प्लस में b क्या दे रखा है, 55 दे रखा है, ठीक है। और इसने एचसीएफ और एलसीएम का मान दे रखा है कितना, 5 और 120। तो ये 5 गुना में 120 हो जाएगा, बताओ ये 5 गुना में 120 हो जाएगा। तो आप इसको काटेंगे 11 पर कटेगा, तो ये 11/120 हो जाएगा, 11/120, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि सर यहां पर आपने 5 गुना में 120 कैसे लिख दिया, जबकि 5 और 120 तो एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू थी। तो यहां पर मुझे यह बात क्लियर है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना होता है वो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुना के। एचसीएफ और एलसीएम का गुना बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुना के, ठीक है। तो हमें दोनों संख्याओं का गुना लिखना था, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के गुना को भी लिख सकते हैं। इसलिए 11/120 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस सवाल पर आएंगे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर समान है, ठीक है। कोई धन 4 वर्षों में, कोई धन 4 वर्षों में 10,220 हो जाता है, और कोई धन 7.5 वर्षों में, है ना, 7.5 वर्षों में क्या हो जाता है, 12,775 हो जाता है, ठीक है। आपको राशि बतानी है और आपको दर बतानी है, ठीक है। इंग्लिश में भी देखते हैं कि इंग्लिश में क्या कह रहा है, ठीक है। इसने कहा 14 ईयर्स एगो, नहीं, ईयर्स एट दी सेम रेट, है ना, पर परसेंटेज पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ए सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 10,220 in 4 years and 12,775 in 7.5 years. The sum and the rate interest per annum respectively, ये हमसे पूछा गया। मुझे एक बात बताओ आप, मुझे इस सवाल को देखकर क्या समझना चाहिए। देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने का ये नहीं होता है कि एकदम से उसके ऊपर झपट जाओ, नहीं, उसको 1-2 सेकंड के लिए सोचो, 1-2 सेकंड के लिए मात्र। मुझे ये पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सभी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। और मुझे ये भी पता है कि इन्होंने ऑप्शन में सभी मूलधनों को अलग अलग दिया है। अगर मैंने मूलधन निकाल दिया, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, तो मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मूलधन निकालते ही मेरे को यहां पर और कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, सभी ऑप्शन अलग से अलग अलग हैं, तो बात बन जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं मूलधन निकाल दूं। मूलधन कैसे निकालूंगा, बहुत आराम से। मुझे पता है कि मैं इनका अंतर ले लेता हूं, इनका अंतर लिया, 7.5 में से 4 गया, कितना बचा, 3.5। और इस पैसे का भी अंतर ले लो, पैसे का अंतर क्या है, 2555, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7/2 साल का ब्याज आ गया। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज निकालो। आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज ये होगा, मैं कह रहा हूं 4 साल का ब्याज निकाल लो, चलो 4 का निकाल लो। आप कहेंगे 4 से गुना कर दो, यही तो होगा। आप कहेंगे 4 से गुना कर दो। इसको कैसे माइनस किया है, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, आधा तो लगा ही रहेगा साथ में, ठीक है। इसको कैसे माइनस करते हैं समझ लो, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, आधा यहां पर था तो यहां पर लगा दिया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया। इसको काटो, ये कितने पर गया, 7 या 21, 7 6 42, 7 5 35। इसको आप गुना करो, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 से गुना कर दो, 0 4 3 12, 1 कैरी, 7 चौका 28 और 1 29, 29,220 आ गया। कितने सालों का, ये हमारे पास 4 सालों का ब्याज आ गया। अगर ये 4 सालों का ब्याज है
और अगर मैं इसकी अमाउंट में से 4 साल की अमाउंट में से उसके ब्याज को माइनस कर दूं तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा, मेरे पास यहां पर मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन क्या है, 7300 है, 7300 है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन को एकदम से ऐसे नहीं करना कि अब तो तुझे जाने ही नहीं दूंगा, अब तो तू मेरे शिकंजे में आ गया। नहीं, उसको टाइम दो, कोई बात नहीं, उसको कहो कि कोई बात नहीं भाई, रिलैक्स बेबी, कूल डाउन होके उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आराम से हो जाता है क्वेश्चन सोल्व, कोई आपके हड़कंप मचाने से कोई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और आप अगर कूल डाउन होकर उसको सोल्व करेंगे तो भी आराम से सोल्व हो जाएगा। इसको देखेंगे, इसमें क्या करें, इसको ध्यान से देखना। हाँ, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। ठीक है, हाँ, और इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। बहुत ध्यान से समझना, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दिखे, ठीक है, जैसे इसने कहा कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है, तो आप एक संख्या इससे ज्यादा और एक संख्या इससे कम ले लोगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 6 संख्याएं हैं। जब कभी भी संख्याएं गिनने में सम हो, है ना, गिनने में इवन हो, तो एक संख्या पहले और एक संख्या बाद वाली ले लेते हैं। ठीक है, और अगर ये सम हो या फिर विषम हो, अगर ये ओड हो या फिर इवन हो, तो आप कैसे करते हैं, 6 में से 2 संख्याएं तो हटेगी, 4 बच गई। अगर आप इसमें से 4 घटा देंगे, सॉरी, बड़ी संख्या में 4 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, छोटी संख्या में 4 घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। फिर से आप समझ लो कैसे मैं कर रहा हूं। संख्याएं कितनी थी, 6 थी, आपने 6 में से 2 संख्याएं तो ये घटा दी आपने, 6 में से 2 गया, 4 बची। अब इन 4 को आप अगर बड़ी संख्या में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, इस 4 को अगर छोटी संख्या में से घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो ओवरऑल अंतर क्या आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। सबको यह बात बिल्कुल क्लियर हुई। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। इस सवाल का आंसर करें। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, देखना, इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 6 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताएं कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। आयत का एरिया आपको बताना है। एरिया क्या होगा, 12 गुना में 6, 72 होगा। बिल्कुल आंखों ही आंखों वाला सवाल था ये। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे। एक चोर थाने से 8 बजे निकला। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही कहता हूं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। हमेशा ध्यान रखना मेरी बात ये। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक चोर थाने से, लो थाने से चोरी कर रहा है चोर, देख लो जमाना कहां तक आ गया। एक चोर थाने से, ठीक है, 8 AM को साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। ठीक है, एक चोर थाने से, है ना, 8 AM पर, ठीक है, आपके लिए एक साइकिल लेकर निकल गया, मतलब चोरी करके चल पड़ा। ठीक है, और वो भागा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चोर भागा 50 की चाल से और पुलिस भागा 65 की चाल से। ठीक है, तो जो चोर भागा वो 8 बजे भागा, पुलिस वाला निकला 9:30 बजे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पुलिस वाला कितनी लेट गया, 1.5 घंटे लेट गया। ठीक है, अब चोर चला था सुबह 8 बजे और पुलिस वाला चला 9:30 बजे,
तो 1.5 घंटे में चोर कितनी दूरी तय कर देगा, हम ये निकाल लेते हैं। चोर 75 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा, चोर यहां पहुंच जाएगा, यही होगा। अब मुझे एक बात और बताओ, चोर वहां पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद पुलिस इसका पीछा कर रही है। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। सिंपल सी बात है, दोनों की स्पीड को हमने माइनस कर दिया तो 15 आ गया, ठीक है। दूरी क्या थी, 75 थी, आपने 15 से भाग कर दिया तो 25 दिया 75, तो 3 घंटे आपके पास आ गया। अब देखो थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, थाने से मतलब यहां से, मतलब जब पुलिसकर्मी ने चला तो उसके बाद 3 घंटे लगे ना, चोर तो उससे भी 1.5 घंटे पहले चल रहा था। तो आप पुलिस की चाल को 3 से गुना कर देंगे, 5 दिया 15, 1 कैरी, 6 दिया 18 और 1 19 हो रहा है ये। तो फिर से इसको देखते हैं, 1 सेकंड हो जाओ। हमारे पास ये आ रहा है 25 दिया 75 और दूरी आ रही है 15। अच्छा 15 पांजे होगा, ये 15 पांजे, ये 5 घंटे होगा। और इसको आप पुलिस वाले की चाल से गुना कर देंगे तो 325 हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई इस थाने से कितनी दूरी के बाद पकड़ेगा, इस थाने से हमसे ये पूछा है, तो इस थाने से कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेंगे और पुलिस की चाल से लगेंगे, है ना, तो 65 गुना में 5 होगा। अगर आप चोर की चाल से गुना करना चाहते हैं तो चोर को पकड़े जाने में 5 घंटे लग गए, पर वो 1.5 घंटा तो पहले ही निकल गया था, मतलब 5 और 1.5 तो 6.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, 6.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो उसमें ध्यान रखना, उसमें 6.5 घंटे लेंगे, ठीक है भाई। चलिए इस पर आते हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, सुपर 30 क्लास का टाइमिंग अभी रात को 8 बजे हो गया है। रात को 8 बजे से 9 बजे आपकी सुपर 30 क्लास चला करेगी, ये ध्यान रखना। एक समलंब की परिधि 104 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसकी प्रत्येक असमांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक असमांतर भुजाएं 120 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, सॉरी अकेली 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके समांतर पक्षों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो समलंब की हमें क्या बतानी है, समलंब का हमें क्षेत्रफल बताना है। ये दूरी क्या है, 16 मीटर है। सबसे पहले ट्रेपीजियम की शेप को समझ लो कि ट्रेपीजियम की शेप कैसी होती है। ट्रेपीजियम की शेप है ये, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ये क्या है, हाइट है, ये ऊंचाई है, हाइट क्या है, 16 है, ठीक है। इसके परिमाप की बात कर रहा है, ये इसका परिमाप है। और इसने ये भी कहा है कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, इसने कहा है कि एक समलंब की परिधि 104 सेंटीमीटर है और इसकी जो ये नॉन, ये देखो ये वाली साइड तो पैरेलल है, ये पर नॉन है, नॉन पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, तो इसकी लंबाई 20 है, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर ये ए है, अगर ये बी है, किसी का भी परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़। तो ये क्या होगा, ए प्लस में बी प्लस में 20 प्लस में 20 40, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 104 के। तो ए प्लस में बी क्या होगा, 104 में से 40 गया 64 के बराबर होगा, होगा कि नहीं, 64 के बराबर होगा। एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, 64 है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी भुजाएं समांतर हैं उनका योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 16 है। 8 चौके 32, 3 कैरी, 8 छिके 48 और 3 51, 512 हो गया। 512 मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मेरा तो 512 आ रहा है, आपका 480 कैसे। इसको ध्यान से देखोगे, हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये क्या है पैरेलल साइड्स का सम 64 है और ये क्या है 16 है, 8 से गुना कर दिए 512 आ रहा है भाई। 8 चौके 32, 3 कैरी,
8 छिके 48 और 3 51, 512 आ रहा है, 512 होगा। सबको ये बात क्लियर हुई? चलिए इस पर आते हैं। कृति ने, चलिए वैसे टाइम हो गया, इस क्वेश्चन को होमवर्क रख रहे हैं, इस सवाल को होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आपके लिए एक 3 बड़े सरप्राइज लेकर आ रहा हूं, ठीक है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस के अभी रात को 9 बजे मैथमेटिक्स के 3 बड़े सरप्राइज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसको लेकर आपको मजा सा रहेगा। 3 बड़े सरप्राइज आपके लिए अभी लेकर आ रहा हूं, ठीक है भाई। अब मेरी बात एक और सुन जाओ, अगर आप जल्दी से, चलिए यहीं पर मिलते हैं, यहां पर आ जाओ, जल्दी से यहां पर आ जाओ। अगर आप एसएससी सीएच उसका एमटीएस का परचम बैच लेना चाहते हैं तो परचम बैच आपको यहां पर अवेलेबल है। अगर आप एसएससी एमटीएस का परचम बैच लेना चाहते हैं तो परचम बैच आपको यहां पर अवेलेबल है। ये बैच आपको Y761 कोड के साथ, Y761 कोड के साथ 480 रुपए में अवेलेबल है। इसकी क्लासेस अभी शुरू हुई हैं, ठीक है। मेन क्लासेस तो मंडे से ही शुरू होंगी इसकी, ठीक है। कोड क्या है? Y761, 7 में से 6 गया 1। और हां, अभी सभी पैक पर डबल वैलिडिटी भी आई हुई है। जैसे अगर आप एसएससी महापैक लेंगे तो 2640 रुपए में मिल रहा है, परंतु अब डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी में क्या होगा कि 2 साल तक जो भी कोर्स आएंगे एसएससी के, आपको 2640 रुपए में मिलेंगे। जो भी कोर्स आएंगे एसएससी के, ठीक है, आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस आपको यहां पर इसमें ये ले लेना है, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज लेकर। 9 बजे वो इवेंट आपका शुरू होगा 3 बड़े सरप्राइज के साथ। अभी मिल रहा हूं आपको, तुरंत पहुंचिए। अगला इवेंट वही है, उसमें हम आते हैं। सभी लोग वहीं पर आ जाइए। आज का सेशन यहीं तक, इसमें जल्दी से आ रही है, सभी मजा दिला देंगे आज। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।